आते रहेंगे और सब समय अपना हो गया है। इस दृष्टि से अब ज़्यादा विलंब करना ठीक नहीं। अपन तत्पुरुष समास में चल रहे थे, है ना। और तत्पुरुष समास में हमने द्वितीया तत्पुरुष का जो प्रधान सूत्र था, द्वितीया श्रतातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः, इस सूत्र के बारे में हमने देखा था। और इसके साथ साथ द्वितीयांत जो और भी कुछ शब्द हैं विशेष, जैसे हमने बताया कि गमी बुभुक्षु आदि जो शब्द है, ऐसे शब्दों का भी द्वितीयांत के साथ समास होता है। कालवाची जो द्वितीयांत शब्द है उसका भी स्वंत के साथ समास होता है। इस तरह से हमने द्वितीया विभक्ति की मुख्य शब्दों का समास देखा था। आज हमारा प्रकृति प्रसंग में सूत्र है तृतीया तत्पुरुष समास का पहला सूत्र, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन ये सूत्र है। इस सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे, उदाहरण सहित इस सूत्र को देखेंगे। चूँकि यह सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है और अर्थ की भी दृष्टि से इसका निर्वचन अपेक्षित है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से ढंग से प्रतिपद सूत्र के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि सूत्र का थोड़ा सा जो अर्थ है वो अर्थ उलझा हुआ तो नहीं कह सकते, लेकिन सामान्य छात्रों के लिए थोड़ा समझने योग्य है इस दृष्टि से। तो देखिए, हमने आपको कहा था कि किसी भी सूत्र में जहाँ कहीं भी इस तत्पुरुष समास में द्वितीया तृतीया आदि पद लिखा हुआ हो तो द्वितीया का अर्थ द्वितीयांत करेंगे, तृतीया हो तो तृतीया का अर्थ तृतीयांत करेंगे। क्योंकि द्वितीया तृतीया आदि जो है ये प्रत्यय का वाचक है, जो विभक्ति अर्थ में प्रत्यय करता है उसको बताता है। तो द्वितीया आदि जो शब्द होगा उससे प्रत्यय ग्रहणे तदंता ग्राह्या, इस नियम से हम सब जगह अंत की उपस्थिति करके अर्थ करते हैं। अतः द्वितीया का अर्थ करेंगे द्वितीयांत, तृतीया का अर्थ करेंगे तृतीयांत। तो अब यह जो सूत्र है, इस सूत्र को पहले अच्छी तरह से देख लीजिए। तो पहला जो इस सूत्र में पद है वह है तृतीया। दूसरा जो इसके साथ में शब्द लगा हुआ है वो है तत्कृतार्थेन। और तीसरा जो पद है वो है गुणवचनेन। तो इस तरह से इस सूत्र में जो अभी दिखाई दे रहा है वह तीन अलग अलग पद दिखाई दे रहे हैं, तीन पद है। तो तृतीया एक पद अभी दिखाई दे रहा है, तत्कृतार्थेन एक पद दिखाई दे रहा है, और गुणवचनेन ये एक पद दिखाई दे रहा है। तो तीन पद है अभी इस सूत्र में जो प्रत्यक्षतः हमको उपलब्ध हो रहे हैं। चूँकि समास में जो काम सामान्य रूप से होता है और पूर्व से जिसका उल्लेख चलता आ रहा है वो सारी चीज़ें इस सूत्र में
अनुवृत्त हो करके हम ले आएंगे, अनुवृत्ति उसकी हो जाएगी। तो समास की अनुवृत्ति आ जाएगी। तत्पुरुष का अधिकार है तो तत्पुरुष अर्थ आ जाएगा। तत्पुरुष चूँकि नाम है तो नाम भी रखा जाएगा, इस समास को हम तत्पुरुष कहेंगे। विभाषा का अधिकार है तो विकल्प से भी अर्थ हो जाएगा। तो इस तरह से विकल्प से समास हो, तत्पुरुष समास हो, ये सारे अर्थ पूर्व से आ जाएंगे। अब इस सूत्र में तृतीया का जो पद है, तृतीया पद जो है, तो चूँकि ये प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट है द्वितीया की तरह, या रमा शब्द के प्रथमा के एक वचन में जैसे रमा स्त्रीलिंग में, इसी तरह से द्वितीया शब्द के प्रथमा के एक वचन का रूप है द्वितीया, तृतीया शब्द के प्रथमा के एक वचन का रूप होगा तृतीया। तो इस सूत्र में प्रथमांत पद है तृतीया, है ना। और तृतीया का अर्थ क्या करेंगे? तृतीयांत। तो तृतीयांतम पदम, ये अर्थ इसका उपस्थित हुआ। अब इस सूत्र में जो तत्कृतार्थेन शब्द है, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। यहीं पर में थोड़ी बात आती है। तो इस सूत्र में तत्कृतार्थेन में जो एक शब्द बनाया गया है, इसमें कहता है कि नहीं, ये एक शब्द नहीं है, ये दो शब्द हैं अलग अलग। तो अलग अलग क्या शब्द है? तो तत्कृत शब्द जो है, इसमें भी तृतीया विभक्ति लगी हुई है और ये तृतीयांत पद है, जिसमें तृतीया विभक्ति के उसका जो विभक्ति है सुप, उसका लोप हो चुका है। तो लुप्त तृतीया विभक्ति वाला यह तत्कृत पद है। इसीलिए तत्कृत पद को अलग से समझेंगे तत्कृतेन। तो तत्कृतार्थेन जो शब्द है, इसमें एक पद है तत्कृतेन और दूसरा पद है अर्थेन। ये थोड़ा सा यहाँ अच्छी तरह से समझ लेना है। माने तत्कृतार्थेन में दो अलग अलग पद हैं तृतीया विभक्ति वाले। एक तो तत्कृतेन, ये तृतीया विभक्ति का रूप है, जहाँ हम सौत्रत्वात् कह लीजिए, या लुप्त विभक्ति वाला जो तत्कृत है उसको हम यहाँ रखे हुए हैं, ये समझ लीजिए। तो यहाँ तत्कृतेन और अर्थेन ये अलग अलग पद हैं और एक पद है गुणवचनेन। इस तरह से सामान्य रूप से जो दिखाई देने वाला तीन पद था, वह तीन पद नहीं हो करके यहाँ चार पद समझिए अलग अलग स्वतंत्र। तत्कृतेन अलग पद, अर्थेन अलग पद और गुणवचनेन अलग पद। अब ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों किया, इसकी चर्चा हम अभी करेंगे। लेकिन इस तत्कृत पद में तृतीया विभक्ति का लोप हुआ है और यह स्वतंत्र पद है, ये आपको समझना है। तो इस बात के लिए किसी को भ्रम न हो जाए कि तत्कृत पद का अर्थ के साथ समास करके एक स्वतंत्र पद है तत्कृतार्थ, यह संदेह न हो जाए किसी को। इसीलिए इस सूत्र के वृत्ति में सीधे सीधे लिखते हैं कि तत्कृत इति लुप्त तृतीयाकम, अर्थात तत्कृत पद जो है इसमें लुप्त तृतीया पद है, तृतीया विभक्ति का लोप वाला यह पद है। अब जब ये साक्षात अलग पद हो गया तो इसका मतलब तत्कृतेन एक स्वतंत्र पद आ गया।
अब ऐसा क्यों किया? तो कहते हैं कि ऐसा इसलिए किया कि जो तत्कृत जो शब्द है, इसके तुरंत बाद में शब्द क्या था? अव्यवहित बाद में शब्द क्या था? अर्थ। तो अव्यवहित बाद में जो अर्थ शब्द है उसको छोड़ करके तत्कृतेन पद का अन्वय गुणवचन शब्द के साथ में करते हैं समानाधिकरण्येन। तो गुणवचनीन जो बाद वाला पद है उस पद के साथ यहाँ तत्कृतेन पद का अन्वय करते हैं। क्यों करते हैं ये सब बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी पहले सीधे सीधे सूत्र का स्वरूप समझ लीजिए। तो अब अर्थ शब्द बीच में छूट गया, अर्थ शब्द बीच में छूट गया और तत्कृतेन जो तृतीयांत पद हुआ उस तृतीयांत पद का अन्वय हमने कहाँ कर दिया? गुणवचनीन के साथ। तो अब इसको ऐसा इस तरीके से पढ़िए, तत्कृतेन गुणवचनीन। क्या अर्थ होगा? तत्कृतेन गुणवचनीन सह समस्यते तृतीयांतम पदम। तो अब एक चीज ये बात आ गई कि तत्कृत का संबंध हो गया गुणपद के साथ, तो तत्कृतेन में भी तृतीया विभक्ति हुई, गुणवचनेन में भी क्या है? तृतीया विभक्ति है। तो दोनों का समानाधिकरण्येन अन्वय हम कर लेंगे। तो समानाधिकरण्येन अन्वय जब हो जाएगा तो स्थिति क्या बनेगी? दोनों को एक साथ जोड़ करके अर्थ करेंगे। तो अर्थ क्या करेंगे? तत्कृत गुणवाचक शब्द के साथ, तत्कृत गुणवाचक शब्द के साथ ये अर्थ करेंगे। जब तत्कृतेन गुणवचनेन को हम एक साथ जोड़ेंगे तो अब वो जोड़ करके जो अर्थ किया हमने वो तो कर लिया, लेकिन तत्कृत जो पद है इसका अर्थ हमको करना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि तत्कृत पद में जो तत्पद है ये सर्वनामवाची शब्द है। तो सर्वनामवाची शब्द होने के कारण सर्वनामवाची शब्द पूर्व का परामर्शक होता है या प्रधान का परामर्शक होता है। तो तत्कृत पद से पूर्व शब्द कौन हो गया? तृतीयांत पद। कौन हो गया? तृतीयांत पद। तो यहाँ तत्पद से किसको पकड़ेंगे? तृतीयांत पद को। तत्पद से किसको पकड़ेंगे? तृतीयांत पद को। तो तृतीयांत पद का तत् माने तृतीयांत पद, कठिन तो नहीं हो रहा? तृतीयांतम, तृतीया स्वतंत्र पद है, यही जो स्वतंत्र पद है इसका अर्थ हमने क्या किया? तृतीयांत पद। और तत्पद से भी किसको पकड़ेंगे? पूर्व में जो पठित है तृतीयांत पद उसी को। तो तत्पद से त्वम निर्दिष्टम पदम, तो उस तृतीयांत पद से जो कृत अर्थ है, जो किया गया अर्थ है, तो वह अर्थ यहाँ पर में अन्वित होगा। तो अब ध्यान दीजिए, एक अर्थ और आ रहा है। तो इस तृतीयांत पद का तत्कृत इस शब्द के द्वारा तृतीयांत पद से जो प्राप्त अर्थ है उसी अर्थ को हम पकड़ेंगे। तो इसीलिए तत्कृतेन पद से तत्पद के द्वारा तृतीयांत पद और उस तृतीयांत पद के द्वारा जो गृहीत अर्थ है वह अर्थ यहाँ उपलक्षित है। अर्थात उस तृतीयांत पद का अर्थ के माध्यम से ये गुणवचन का विशेषण बनेगा। किसके साथ? गुणवचन के साथ विशेषण बनेगा। तो अब ध्यान दीजिए जरा, सूत्र में जो अभी तत्कृत अर्थ है उस अर्थेन को अलग करके आपने अलग पद बना दिया था, उसको आप अलग रखिए। अभी उससे अभी कोई लेना देना नहीं है। अर्थेन जो पद है वो अलग है। अभी हमारे पास चर्चा चल रही है तत्कृतेन का, गुणवचनेन का।
और तृतीयांतम का, इस तीनों पद को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। अवगतम? कठिनाई तो नहीं आ रही है समझने में? तो हम एक बार इसका स्वरूप तय कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम दोनों का अन्वय करके कार्य कारण जो है इसकी चर्चा करेंगे। तो पहले एक बार आप समझ लीजिए कि तृतीया जो पद है वह तृतीयांतम, यह एक अर्थ पहले दे करके बैठ गया। उसके बाद में तत्कृतेन जो पद आया, उस तत्कृतेन पद का जो हम अर्थ करेंगे तो तत्पद से पूर्व में निर्दिष्ट जो तृतीयांत पद उसको पकड़ेंगे, और कृत जो लिखा है उस कृत का अर्थ हो गया तृतीयांत पद से प्राप्त या कृत किया गया जो अर्थ, यह अर्थ में उपलक्षित है। तो अर्थ में उपलक्षित है तो मैंने अर्थ के द्वारा ही यह जो बाद वाला जो गुणवचने नशा है उसके साथ में इसका अन्वय होगा। तो अब इस तरह से इसका अभी एक अर्थ क्या निकल गया कि तृतीयांत पद के द्वारा जो कृत किया गया प्राप्त जो अर्थ, उस अर्थ को बताने वाला जो गुणवाची शब्द, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यह अर्थ के माध्यम से यह गुणवचन का विशेषण हुआ। तो गुणवचनेन का अर्थ हो गया गुणवाची शब्द के साथ। कैसा गुणवाची शब्द हो? तो तृतीयांत पद के द्वारा किया गया जो अर्थ है, उस अर्थ को बताने वाला जो गुणवाची शब्द, उसके साथ में समास होता है तृतीयांत पद का। तो अब सीधा सीधा अर्थ क्या निकला? तृतीयांत पद के अर्थात समास जिस तृतीयांत पद का करेंगे उस तृतीयांत पद से ही जो अर्थ निकला होगा वह अर्थ कैसा हो? गुणवाची। ऐसा जो गुणवाचक शब्द, उसके साथ में हम समास करेंगे। एक अर्थ तो ये निकल गया। अब हमारे पास जो दूसरा जो छूटा हुआ है पद कौन? अर्थेन। तो उसका भी हम अर्थ क्या समास करेंगे कि अर्थ शब्द के साथ भी सुबंत का समास होगा। तो तृतीयांत का सुबंत के साथ में जो समास होगा, तृतीयांत अर्थवाचक शब्द के साथ। तो ये दो अर्थ निकला। एक तो अर्थवाचक शब्द के साथ तृतीयांत पद का समास होगा, तो अर्थेन सह तृतीयांतम पदम समस्यते इति एकः अर्थः। एकश्च अर्थः कः तावत्। दूसरा अर्थ क्या निकला कि तृतीयांत पद का तृतीयांत पद के द्वारा किया गया जो अर्थ, उस अर्थ का वाचक जो शब्द, गुणवाची शब्द, उसके साथ में समास होता है। तो ये दो प्रकार के अर्थ आपको निकलेंगे, माने दो तरह के शब्द का समास होगा। एक तो अर्थवाची शब्द के साथ समास होगा, जिसका उदाहरण हम अलग से पढ़ेंगे, और एक जिस शब्द के जिस तृतीयांत पद का हम समास करेंगे उस तृतीयांत पद के द्वारा जो प्राप्त अर्थ है वह अर्थ कैसा होना चाहिए? गुणवाची। ऐसे गुणवाचक शब्द के साथ में समास होंगे। इसीलिए कहा कि यहाँ पर में तृतीयांत पद के द्वारा जो तत्कृत शब्द आया, वह तत्कृत शब्द अर्थ के माध्यम से गुणवचन का विशेषण बनेगा। तो गुणवाची शब्द कैसा हो? तो तृतीयांत पद के द्वारा किया गया जो अर्थ है वह अर्थ का वाचक शब्द हो, गुणवाची शब्द हो। ये इसीलिए इस सूत्र की वृत्ति में अर्थ करते हुए लिखते हैं तृतीयांतम तृतीयांतार्थकृत गुणवचनेन। तृतीयांत जो पद वह तृतीयांतार्थ कृत जो गुणवाची शब्द, उसके साथ समास होता है, और अर्थ शब्देन च सह, और अर्थवाचक शब्द के साथ समास होता है। सच समस्यते, सच तत्पुरुष संज्ञकः, और वह तत्पुरुष संज्ञक होगा। अवगतम? तो एक बार हम पहले सूत्र की दृष्टि से
इस उदाहरण को एक बार घटा लें ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। फिर इस सूत्र के विशेष अर्थ के निर्वचन में, उसकी दृष्टि से, उदाहरण की संगति में और सूत्र के प्रतिपद के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो अभी हमारे पास इस सूत्र के द्वारा जो दो अर्थ प्राप्त हुआ, एक अर्थ निकला कि तृतीयांत पद का उसी तृतीयांत वाचक पद जिसका हम समास करने जा रहे हैं, उस तृतीयांत पद से जो निकला हुआ जो अर्थ है, किया गया जो अर्थ है, वह अर्थ गुणवाची यदि है तो उस गुणवाचक शब्द के साथ में समास होता है। तो इसको हम संक्षेप में संस्कृत में इस तरह से भी कह सकते हैं कि तृतीयांतम तृतीयांतार्थ कृतो यो गुणः तादृश गुणवाचक शब्देन सह समस्यते। ऐसे गुणवाचक शब्द के साथ उसका समास होता है। अब जैसे देखो उदाहरण है शंकुलाखंडः, प्रयोग है शंकुलाखंडः, तो संकुलयाखंडः ये प्रयोग है। तो यहाँ तृतीयांत पद है संकुलया और खंडः शब्द जो है यह प्रथमांत पद है। बात समझ में आ रही बात? तो यहाँ संकुलया खंडः, इस प्रयोग में तृतीयांत पद है आपका संकुलया। तो संकुलया, संकुला शब्द के तृतीया के कवचन में संकुलया, रमा शब्द की तरह। तो संकुला जो है यह तृतीयांत पद है। संकुला कहते हैं चाकू आदि को। तो चाकू आदि जो पदार्थ है, उस पदार्थ को, उस द्रव्य विशेष को हम संकुला कहते हैं, जिसे काटते हैं, परशु इत्यादि जैसे है। इसी तरह से तो कोई भी शब्द ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ संकुला शब्द है इसीलिए हम संकुला का उदाहरण दे रहे हैं। तो संकुलया खंड, संकुला के द्वारा किया गया टुकड़ा, खंड। संकुला के द्वारा, संकुला माने चाकू, चाकू के द्वारा किया गया। अब जरा तत्कृत अर्थ को समझ लीजिए। तत्कृत में हमने क्या पकड़ा था? जिस तृतीयांत पद का समास कर रहे हैं उसी से प्राप्त जो अर्थ है, वह अर्थ कैसा होना चाहिए? गुणवाची। उस गुणवाची शब्द का समास। तो यहाँ तृतीयांत पद कौन है? संकुला। उसी संकुला से किया गया है टुकड़ा, खंड। तो उसी चाकू के द्वारा कृत अर्थ है कौन? खंड। और यह खंड जो है यह अर्थ भी हुआ। क्या अर्थ हुआ? किसका अर्थ? जिस तृतीयांत पद का कर रहे हैं उसी का अर्थ हुआ। और ये अर्थ जो है खंड, ये गुणवाचक है। अर्थ जो है शब्द क्या है? गुणवाचक है। तो इसीलिए गुणवाची शब्द कौन हो गया? खंड। इस गुणवाची खंड शब्द का इसी तृतीयांत संकुला पद के द्वारा प्राप्त अर्थ होने के कारण इसका हम कर देंगे समास। समास जब कर देंगे तो समास होकर के विभक्ति लोप होकर के प्रयोग बन जाएगा, अगर जाएगा संकुला खंड। संकुला खंड का अर्थ हो जाएगा संकुला खंडः, प्रथमा के एकवचन में रूप बना लेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, तो संकुलया में जो तृतीया विभक्ति है, इस संकुलया के द्वारा जब तृतीयांत पद को आपने पकड़ लिया, अवगतम, तो यहाँ पर में इस गुणवाचक शब्द के द्वारा यहाँ कुछ हम विशेष अर्थ की बात करेंगे। तो अभी आपने उदाहरण को अच्छी तरह समझ लिया कि यहाँ तत्कृत अर्थ गुणवाचक शब्द के साथ का समास का उदाहरण है संकुला खंडः, ये अर्थ है। अवगतम। तो इस अर्थ के द्वारा हमने यहाँ समास का विधान कर दिया। तृतीयांत पद हो गया संकुला, उसी संकुला से प्राप्त अर्थ कौन है? खंड। उसी और वह खंड शब्द जो है वो गुणवाचक है, इसीलिए गुणवाचक होने के कारण उसका हम समास कर देंगे। अब यहाँ देखिए कि यहाँ जो उदाहरण दिया है, इस उदाहरण में कुछ विशेष बातें हैं। विशेष बातें क्या है कि यहाँ गुण शब्द जो है केवल धर्म मात्र का जहाँ बताया जाता हो, कहाँ? गुणवाचक शब्द केवल धर्म मात्र का जहाँ एक होता है गुण सीधे धर्म को बताएगा, और एक होता है
गुण शब्द धर्म के साथ साथ उस धर्मी का बोध करा देगा। तो यहाँ हम चर्चा ये करेंगे या समझना ये चाहिए कि इस सूत्र में गुण वचन शब्द के द्वारा गुणवाची शब्द को पकड़ रहा है। तो ये गुण वचन शब्द कह करके गुणवाची शब्द को हम ले रहे हैं। इसमें एक विशेष बातें हैं, वो विशेष बात आप लोगों को हो सके तो अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए। इसको अब दूसरी भाषा में हम आपको उल्टा बदलना चाहते हैं कि अब आप एक बात बताइए कि आपको गुण के साथ में ही समास करना था, तो इस सूत्र में केवल ये कह देते तृतीया तत्कृतार्थेन गुणेन, गुण वचनेन के जगह क्या कह देते? गुणेन। तो गुणेन का ही अर्थ हो जाता गुणवाचक। तो गुणवाचक जो शब्द होता उसके साथ में सब जगह समास हो ही जाता, तो फिर आपने इसमें गुण वचन क्यों कहा? वचन शब्द कह करके एक अगला शब्द ला करके इसको इतना बड़ा भयानक क्यों बना दिया? गुणेन कह दीजिए, गुणेन का अर्थ ही होगा गुणवाचक के साथ में, बाकी सारा अर्थ आपके पास है ही। तो ऐसी स्थिति में गुणेन कहने मात्र से ही समास हो सकता था, तो यहाँ गुण वचन क्यों कहा? तो कहा नहीं नहीं, यदि केवल गुण कहते तो जो केवल गुण का ही बोधक होता, जो केवल मात्र गुण मात्र का बोधक होता, ऐसे शब्दों में समास होता। शंकुला खंड इत्यादि में समास नहीं हो पाता। कहा कैसे? उदाहरण से समझा रहा हूँ। जैसे प्रयोग दिया घृतेन पाटवम, घृत से पटु है, भीगा हुआ है, गीला हुआ है, घृतेन सिक्तम इत्यर्थ। तो घृतेन पाटवम में यहाँ पाटव भी गुणवाचक है। अब पाटव जब गुणवाचक है, ये विशुद्ध गुण का वाचक है, तो ऐसे विशुद्ध गुण का वाचक जो शब्द होगा उसके साथ में ही समास होगा। शंकुला खंड इत्यादि में समास नहीं होगा। तो इसका मतलब कुछ वचन शब्द के को कह लाना चाहते हैं। तो कहा क्या कहना चाहते हो? तो कहा कि नहीं नहीं, घृतेन पाटवम इत्यादि स्थल में जो केवल गुण का वाचक शब्द है पाटव, केवल उसके जगह यह समास न हो, अपितु गुण के साथ में गुण के द्वारा जो द्रव्यवाची शब्द है उसका ही यहाँ समास होता है। ऐसे गुणवाचक शब्द, जिस गुणवाचक शब्द के द्वारा गुण के साथ साथ द्रव्य का बोध होता हो, ऐसे द्रव्यवाचक शब्द का बोध शब्द के साथ में ही समास होता है। तो यहाँ अब समझ लो कि यहाँ पर मैं बच्चे आप लोग अपनी तरह से समझने के लिए हाँ, तो यहाँ ये चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ खंड शब्द जो है वो खंड विशेषण है, टुकड़ा, क्योंकि टुकड़ा जो किया गया है वह विशेषण है। खंड जो है विशेषण, सीधा, मोटा, लंबा, टुकड़ा, बड़ा, छोटा, ये सब सारे गुणवाची हैं। तो खंड क्या है? विशेषण है। लेकिन यहाँ खंड शब्द केवल विशेषण ही नहीं है, बल्कि यहाँ अर्थ है खंड बाला। क्या अर्थ है? खंड बाला, ये अर्थ है। यहाँ खंड है जिसमें या जिसमें के पास खंड है, इस अर्थ को किया गया। यह बाला अर्थ को बताने वाला शब्द है, इसीलिए खंडम अस्य इति खंडवान, खंड वाला, इस अर्थ में यहाँ मत्वर्थीय अच प्रत्यय हुआ है अर्षाद्यच से, इसीलिए खंडः का अर्थ है खंड वाला। तो खंड से युक्त द्रव्य विशेष,
तो खंड से युक्त जो द्रव्य विशेष है, ऐसा यह द्रव्य विशेष का वाचक शब्द है। तो यह सूत्र उसी शब्द के साथ में समास करेगा जो गुण के साथ में द्रव्य को बता रहा हो। इसी तरह से मान लीजिए हम कहते हैं गिरि काणः, तो इत्यादि में जो काणत्व है, यह काणत्व या खंड जो है वह केवल खंड मात्र का बोधक नहीं है, केवल काण मात्र का बोधक नहीं है, बल्कि काणत्व विशिष्ट जो व्यक्ति है उस पदार्थ का बोध करा रहा है। तो वचन शब्द के द्वारा यहाँ विशेष अर्थ ला रहे हैं। इसीलिए यहाँ वचन शब्द को लेकर के कहते हैं कि वचन शब्द का अर्थ क्या करेंगे। तो हम कहते हैं कि वचन शब्द में यहाँ हम दो तरह से विग्रह करते हैं, तब जा कर के हम अर्थ करते हैं। क्या? गुणम उक्तवान यह सगुणवचनः, कर्ता अर्थ में ल्युट् प्रत्यय वचन शब्द से गुण को जिस किसी ने कहा है, अर्थात जो शब्द गुण को बता रहा है तो गुण के साथ साथ किसी द्रव्य को बताएगा, वो वाला गुणवचन है। यहाँ केवल विशुद्ध गुण पाटव आदि जो है वो पाटव वाले इस अर्थ को नहीं बता रहा है। इसीलिए गुण शब्द यहाँ क्या है? गुण सहित द्रव्य का बोधक जो होगा उसी का बोध कराएगा। बात समझ में आ रही है? कठिनाई तो नहीं हो रही है आप लोगों को? फुलझड़ी दिलाइए बीच में, तब पता चलेगा। तो यहाँ पर में यदि सूत्र में केवल गुणेन कहते तो जो भी बिल्कुल विशुद्ध गुण का वाचक होता उसी शब्द के साथ समास होता, अन्य के साथ समास नहीं होता। ऐसी स्थिति में हमें वो समास अपेक्षित नहीं है। गुण के साथ साथ जो द्रव्य को बोध कराता हो, ऐसा जो गुणवाची शब्द है उसी शब्द के साथ में समास होता है। इसीलिए इसका अर्थ गुणम उक्तवान, इस अर्थ में वचन शब्द से कृत्य लुटो बहुलम सूत्र से वैकल्पिक कर्ता अर्थ में हम ल्युट् प्रत्यय करके वचन सिद्ध करेंगे। तो गुण वचनः अर्थात गुण विशिष्टः द्रव्यवाचकः इत्यर्थः। या तो ये करें, अथवा करण अर्थ में भी हम कर सकते हैं कि करण अर्थ में जब करेंगे तो क्या हुआ? गुणः उक्तो येन, गुण को कह रहा है, कहा जाता है जिसके द्वारा, अर्थात गुण को जो कहे वो हो गया गुणवचन। तो गुणः उक्तो अनेन इति गुणवचनः। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ वचन शब्द के आने से, और इस तरह से वचन शब्द को लगा करके गुण के साथ में प्रयोग करने से कि जो पहले गुण था, गुण हो करके भी जो गुणवान जो द्रव्य है उस द्रव्य को जो बता रहा है, ऐसा शब्द ही यहाँ गुणवचन कहलाएगा। और ऐसे गुणवचन शब्द के साथ में ही हम समास करेंगे। तो यहाँ संकुला खंड में संकुला के द्वारा किया गया जो खंड, वो खंड से युक्त कोई पदार्थ विशेष है, उस पदार्थ विशेष का बोध करा रहे हैं कि ये जो खीरा का टुकड़ा है ये संकुला के द्वारा किया गया है। मान लीजिए यह जो टुकड़ा है, यह जो कोई जिसका टुकड़ा हम कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए आप खीरा का खा रहे हो, कोई आम को काट के खा रहे हो, तो संकुला के द्वारा किया गया यह टुकड़ा, तो यह टुकड़ा किसी न किसी चीज का है, आम का है। तो वह द्रव्य जो है उस द्रव्य को ये बता रहा है। घृतेन पाटवम इत्यादि स्थल में तो क्या हो रहा है कि पाटव शब्द जो है गुणवाची तो है, लेकिन वह गुणवाची मात्र होते हुए केवल इतना अर्थ को ही बताएगा कि यह पाटव है, पाटव वाला अर्थ नहीं है। तो ऐसे यदि हम केवल सूत्र में गुणेन कहते तो घृतेन पाटवम इत्यादि स्थल में समास होने लगता, वो न हो। इसीलिए हमने यहाँ कहा कि नहीं, वचन शब्द के द्वारा केवल गुणवाचक शब्द जो है उसका इस सूत्र से, अपितु गुण विशिष्ट जो द्रव्य
उस द्रव्य का जो वाचक है वही लिया जाएगा। अब इस तरह से जब अब अर्थ आपने ले लिया तो यहाँ खंड शब्द जो है केवल गुण का वाचक नहीं है, खंड से युक्त जो पदार्थ विशेष है उसका बोध करा दिया। तो ऐसे गुणवाचक शब्द हो गया खंड। उस खंड का क्या किए, तृतीयांत पद के साथ में हम समास कर लिए। तो यत्र यत्र, तो जहाँ जहाँ पर में आपको गुणवाचक शब्द के साथ में द्रव्य विशिष्ट का बोध होगा, गुण विशिष्ट द्रव्य का बोध होगा, तो गुण विशिष्टेन द्रव्यवाचकेन एव तृतीयांत पदेन सह समस्यते, वह तृतीयांत पद के साथ में समास होगा, अन्य शब्द के साथ समास नहीं होगा। तो यहाँ पर में जो कार्य हुआ वह कार्य क्या हुआ, तादृश विषय जो है तृतीयांत अर्थ का समास जो कार्य होगा वह एक संबंध विशेष को लेकर के चलेगा। और वह संबंध क्या विशेष होना चाहिए, तो उसी तृतीया से प्राप्त अर्थ होना चाहिए। इसीलिए संकुलया खंड में हम समास किससे करते हैं, तो यहाँ भी प्रश्न आएगा, आगे चल के हम चर्चा करेंगे कि तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, ये जो सूत्र के द्वारा हम समास कर रहे हैं, यहाँ तृतीयांत पद, भाई संकुलया खंड ये सूत्र है ना, तो संकुलया खंड में तृतीया विभक्ति है कि नहीं यहाँ, तो तृतीया विभक्ति जब है तो तृतीया विभक्ति किसी न किसी सूत्र से करेंगे। तो तृतीया विभक्ति किस सूत्र से यहाँ हम करेंगे, तो इसलिए यहाँ ये ध्यान में रखना है कि एक तो यह जो तृतीयांत पद होगा उस तृतीयांत पद के साथ में गुणवाची शब्द का जब हम समास करेंगे तो गुण विशिष्ट द्रव्य का ही बोधक शब्द होना चाहिए। तो एक अर्थ तो अभी यहाँ रख लीजिए, फिर हम इसके दूसरे पक्ष उदाहरण को लेकर के फिर आगे बढ़ेंगे, थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आसान बनता रहेगा तो और क्रमिक विषय भी आता चला जाएगा। तो एक तो उदाहरण ये हो गया तृतीयांत का तत्कृतेन गुणवाचक शब्द के साथ समास। अब अगला क्या कहा, अगला जो सूत्र में पद बच गया सह समास, मैंने अर्थवाचक शब्द के साथ भी समास होगा। तो उसका उदाहरण आपको दे रहा है धान्येन अर्थः इति धान्यार्थः। तो धान्येन अर्थः, यहाँ ध्यान रखिए कि धान्येन में तृतीया विभक्ति है और अर्थः यह शब्द है। यह जो अर्थ शब्द है, यह अर्थ शब्द गुण का वाचक नहीं है। यह अर्थ शब्द गुण का वाचक नहीं है। क्या है, यहाँ अर्थ शब्द का अर्थ है धन, द्रव्य विशेष। तो यह भी द्रव्य विशेष है। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए कि दोनों जगह द्रव्य विशिष्ट का ही हम बोध कर रहे हैं, समास कर रहे हैं। तो वहाँ तो गुण विशिष्ट द्रव्य था और यहाँ पर में केवल अर्थ शब्द है जो द्रव्य का वाचक है, इस द्रव्य के साथ में हम समास कर रहे हैं। तो समास दोनों द्रव्य के साथ में ही हो रहा। गुणवाची जो शब्द है वह भी गुण विशिष्ट द्रव्य का बोधक है और अर्थ जो है वह भी क्या है, द्रव्य परक है। इसीलिए यहाँ पर में तृतीया विभक्ति इसमें धान्येन अर्थ में हेतु अर्थ में तृतीया है। अब उसकी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ तात्पर्य क्या निकला कि तृतीया विभक्ति जो पद है, तो तृतीयांत पद कौन हो गया, धान्येन, और इसका अर्थवाचक शब्द कौन, अर्थ शब्द हो गया, स्वतंत्र अर्थ शब्द, अर्थवाचक शब्द नहीं कह रहे हम, यहाँ तो कह रहे हैं अर्थ के साथ में समास। क्योंकि इस सूत्र का दो प्रकार से अर्थ किया था। एक अर्थ निकला था तृतीयांतम तत्कृतार्थेन गुणवचनेन सह समस्यते, अर्थेन सह, और अर्थ शब्द के साथ भी समास होता है। तो यह अर्थ शब्द के समास का उदाहरण है। तो धान्येन अर्थः, तो यहाँ पर में धान्य के द्वारा अर्थवान है इत्यर्थ। धान्येन माने धान्य हेतुक, अर्थवान इत्यर्थ। तो धान्य जो है हेतु अर्थ में तृतीया विभक्ति है। तो इस तरह से धान्याभिन्नम धनम इत्यपि केचित् कथयन्ति परंच तन्न। तो अब पहले एक बार उदाहरण देख लिए। तो यहाँ अर्थ शब्द स्वतंत्र आ गया। इस स्वतंत्र अर्थ शब्द का भी तृतीयांत पद कौन हो गया, धान्येन। इस धान्य शब्द के साथ में तृतीया विभक्ति होगी। तो धान्य हेतुकम धनम इत्यर्थः। तो धान्य है निमित्त, हेतु जिसका, ऐसा वह धनवान जो है। अर्थात ये उस तरीके का वाक्य है कि जहाँ पर में किसी ने पूछा केन हेतुना आगतः सः, केन हेतुना आगतः सः, ये जो आए हैं ब्राह्मण देवता ये किस लिए आए हैं, तो उसका कह देते हैं धान्यार्थ अयम ब्राह्मण, धान्यार्थ हैं, अर्थात धान्य के लिए आए हैं, धान्य हेतु परक धनवान है यह।
इस अर्थ विशेष को बताने के लिए यहाँ अर्थ शब्द के साथ में समास हो रहा है। तो अब यहाँ पर में कहते हैं कि ऐसा आपने अलग क्यों कहा, एक साथ में ही कह देते तो क्या होता। तो कहते हैं कि यहाँ धन शब्द धान्य का हेतु होने पर भी तत् कारणत्वाभावात्, वह उसका कारण नहीं है, वह उसका कारण नहीं है। धन क्या, धान्य कारण नहीं है। अब अभी चर्चा आ रही थी कार्य कारण भाव की, ध्यान दीजिएगा। जहाँ पर में एक कार्य हो और एक कारण हो, तो पहले में हमने क्या किया कि कारण बता दिया किसको, तृतीयांत पद के द्वारा किया गया कार्य हो। तो तृतीयांत पद कौन था, संकुलया। उस संकुलया के द्वारा जो किया गया कार्य था, तो कार्य कौन हो गया, खंड। तो खंड रूप जो कार्य था वह कार्य तृतीयांत पद के द्वारा किया गया, इसीलिए टुकड़े का कारण कौन है, तृतीयांत। तो कारण हो गया यह तृतीयांत पद के द्वारा किए जाने के कारण, और कार्य कौन हो गया, खंड। तो वहां तो कार्य कारण भाव था, लेकिन अर्थ शब्द का जो समास हो रहा है वो कार्य कारण भाव नहीं हो रहा है। और कार्य कारण भाव यदि नहीं हो रहा है तो धान्य हेतुक होने के कारण अब ऐसे कार्य कारण भाव से भिन्न जो शब्द था उसको बताने के लिए अलग से अर्थ शब्द का उपादान किया। इसीलिए यहाँ धान्य हेतुक, धान्य का हेतुवाचक अर्थ शब्द होने पर भी कारण नहीं होने के कारण धान्य के चलते वह धनवान है, ऐसा नहीं। धान होने के कारण वह धनवान कहलाएगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ कार्य कारण भाव नहीं होने के कारण अर्थ शब्द का स्वतंत्र रूप से पृथक उल्लेख किया गया। इसीलिए धान्येन यहाँ पर में तृतीया विभक्ति क्या कहते हैं, कि प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम इत्यादि सूत्र से भी तृतीया विभक्ति हम कर लेते हैं, अवगतम। तो इसका अर्थ क्या करते हैं, धान्या भिन्नम धनम इत्यर्थ, ये अर्थ करते हैं। अब हमने कहा कि एक चीज है कि एक, ये यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इस तरह से दोनों अर्थ इस सूत्र के द्वारा प्राप्त है। एक अर्थ में तो तृतीया विभक्ति जिस पद में लगी हुई है, जिसका समास कर रहे हैं, वही कारण बनता हो कार्य रूप में। ऐसा जो कार्य कारण भाव विशिष्ट, जो गुणवाचक सहित गुण के साथ साथ द्रव्य का वाचक होगा, ऐसे गुणवाची शब्द के साथ तृतीयांत का समास होगा। दूसरा कि तृतीयांत पद का अर्थ शब्द के साथ समास होगा। और इस तरह से अर्थ करने पर दोनों जगह संकुलया खंड में भी समास हो जाएगा और धान्यार्थ में भी समास हो जाएगा। इसीलिए इस तरह से अलग अलग अर्थ को बताने के लिए सूत्र में अर्थ शब्द का अलग से समास विधान किया और गुणवाची शब्द का अलग से समास विधान किया। अब एक बात यहाँ कह रहे हैं कि एक बात बताइए, एक सूत्र है हमारे पास में कर्तृकरणे कृता बहुलम, अवगतम। तो कर्तृकरणे कृता बहुलम इस सूत्र में संकुलया खंडः, इसमें कर्तृकरणे कृता बहुलम इसी सूत्र के द्वारा यह अर्थबोध हो सकता था। तो फिर आपने इस सूत्र में तत्कृता, तत्कृत अर्थ क्यों कहा, तात्पर्य समझ में आया। कर्तृकरणे कृता बहुलम सूत्र कह रहा है कि कर्ता अर्थ में और करण अर्थ में कृत प्रत्यांत शब्द के साथ समास होता है। तो कर्तृकरणे कृता बहुलम इस सूत्र के द्वारा कर्ता अर्थ में और करण अर्थ में एक प्रत्यांत शब्द के साथ में जब समास होगा, कृदंत शब्द के साथ समास होगा, तो यहाँ जो खंडः शब्द है यह भी कृत प्रत्यांत शब्द है। ऐसी स्थिति में समास हो जाने के कारण तृतीया तत्कृतार्थेन गुण, वो तृतीया कर्तृकरणे कृता बहुलम इसी सूत्र से समास हो सकता था। इस सूत्र में जो तत्कृत पद दिया, उस तत्कृत पद का अर्थ क्यों किया, तो उसी को कहा कि एक विशेष नियम कर रहे हैं। गुणवचनेन चेत, यदि गुणवाची शब्द के साथ समास हो
तो तृतीयांत पद के द्वारा किया गया जो हो, तृतीयांत पद से जो प्राप्त हो गुणवाची, उसी से हो, अन्य जगह नहीं हो। इस विशेष अर्थ को बताने के लिए यहाँ पर मैं ये नियम किया। अन्यथा समास तो हो सकता था कर्तृकरणे कृता बहुलम सूत्र से। समास समझ में आ रहा है? मतलब एक जो है ना बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ? इस सूत्र में ये कहा कि आपने इस सूत्र में ये क्यों कहा कि तत्कृत गुणवाचक पद के साथ में समास होता है? यदि ये नहीं कहते तो क्या होता? तो कहा समास कैसे होता? तो समास हम कहते हैं कि केवल अर्थ ये करो कि कृत प्रत्यांत का कर्ता अर्थ में करण अर्थवाचक शब्द के साथ समास होता है कृत प्रत्यांत शब्द का, तो यहाँ भी समास हो ही जाता। तो समास हो जाता तो तत्कृत पद के देने से अर्थ क्या हुआ? तो कहा कि नहीं, हमने ये पद दे करके एक विशेष अर्थ बताया कि यदि गुणवाची शब्द का समास हो तो तत्कृत अर्थ में ही गुणवाचक शब्द का समास हो। स्वतंत्र रूप से या किसी भी स्वाभाविक रूप से जो होने वाला जो गुणवाचक शब्द है उसके साथ में समास नहीं होता। तो कहा जैसे, तो कहा जैसे अक्षणाकाणः, तो अक्षणाकाणः में यहाँ काण जो है, काणत तो यह गुणवाचक शब्द है, लेकिन यह गुणवाचक शब्द इस आँख के द्वारा किया गया नहीं है। आँख ने उस बेचारे को काणत तो नहीं बना दिया। आँख में रोग विशेष है एक, जिस रोग विशेष के द्वारा काणत्व है उसमें। तो यहाँ पर हमें तृतीयांत पद के द्वारा तत्कृत अर्थ नहीं है। इसीलिए यदि हम तत्कृत अर्थ नहीं कहते इस सूत्र में, तत्कृत यदि नहीं कहते तो अक्षणाकाणः इत्यादि प्रयोग में भी समास होने लगता। लेकिन यहाँ काणत्व जो है गुण का वाचक होने पर भी, इस गुणवाचक के होने पर भी अक्षणा जो तृतीयांत पद है, इस तृतीयांत पद के द्वारा यह गुणवाचक अर्थ प्राप्त नहीं है। इसीलिए इस तृतीयांत पद के द्वारा प्राप्त नहीं होने के कारण ऐसे शब्दों के साथ में इसका समास नहीं होता है। इसीलिए सूत्र आपके इस सूत्र के वृत्ति में लिखा है तत्कृत इति किम। इस सूत्र में तत्कृत ऐसा क्यों कहा? तो इसके कहने के पीछे क्या है कि भाई समास किसी और चीज से हो सकता था, तो समास कैसे होता? तो कर्तृकरणे कृता बहुलम, इसी सूत्र से तृतीयांत पद का कृत प्रत्यांत शब्द के साथ समास हो जाता और सब जगह समास हो जाता। तो फिर ये आपने तत्कृत इस सूत्र में क्यों कहा? तो इसका मतलब वह एक विशेष नियम ज्ञापित करता है, और विशेष ये नियम ज्ञापित करता है कि नहीं, सभी प्रकार के गुणवाचक शब्द का तृतीयांत पद के साथ समास नहीं होता है। उसी गुणवाचक शब्द के साथ में तृतीयांत शब्द का समास होगा जो तृतीयांत पद से प्राप्त अर्थ है। तो अक्षणाकाणः में काणत्व जो गुण विशिष्ट है वह काणत्व गुण वाचक तो है, के द्वारा किया गया नहीं है। इसीलिए आँख से प्राप्त नहीं होने के कारण, तत्कृत अर्थ नहीं होने के कारण यहाँ नहीं हुआ। अन्यथा ऐसे स्थल में भी समास हो जाता, तो वो न हो। इसीलिए ऐसी स्थिति में काणत्व के द्वारा प्रयोग नहीं होता है। अब शलाका काणः इत्यादि एक उदाहरण आया है, शलाका काणः। अब ये जो प्रयोग है, शलाका कहते हैं एक लकड़ी विशेष जो होता है, जैसे शलाका परीक्षा आप लोग सुने होंगे, एक लकड़ी का बना होता है या लोहे का बनाया होता है नुकीला पदार्थ। उस नुकीले पदार्थ के द्वारा क्या करते हैं, कोई परीक्षा जब लेते हैं तो कोई ग्रंथ विशेष निर्धारित कर देते हैं। ग्रंथ विशेष निर्धारित करके ये रख देता है कि इस ग्रंथ में से आपको प्रश्न पूछा जाएगा, और उस प्रश्न पूछा जाएगा और वो जो नुकीले जो पदार्थ बने हुए हैं कांटे की तरह, लकड़ी के लोहे के जिस किसी के भी, उसको किसी भी पेज में घुसेड़ देगा, डाल देगा और पन्ना पलट देंगे। जो पन्ना निकला, जो पंक्ति वहीं से पूछ देगा आपको, वहीं से आपकी उसकी पद की व्याख्या करनी पड़ेगी। आपके शलाका परीक्षा में मान लीजिए सिद्धांत कौमुदी सिलेबस में रख दिया, तो सिद्धांत कौमुदी सामने में किताब है, आप बैठ जाइए और उस नुकीले शलाका से उस सिद्धांत कौमुदी के पृष्ठ में कहीं लगा देंगे और पन्ना पलट देंगे। वहाँ जो निकलेगा, जो पंक्ति निकलेगी, उसी में से आपको उसकी व्याख्या करनी है, उसको समझाना है। जो भी प्रश्न होगा वहीं से चालू हो जाएगा। तो इस तरह से जो वह द्रव्य विशेष है वो क्या है, उसको बोलते हैं शलाका। तो अब मान लीजिए किसी को जो है कांटा चुभो दिया
शाला चुभो दिया और उसके द्वारा जो है हमने अब क्या किया, काणा का मतलब वो काणत्व हो गया आँख में। तो अब जो आपने कहा शलाकया काणः, अब प्रयोग क्या हो गया, शलाकया काणः, मानी जैसे आपने कहा तृतीय शंकुलया खंडः, तो शंकुला के द्वारा किया गया खंड है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर में जैसे आपने समास कर दिया और तृतीयांत पद के द्वारा तत्कृत अर्थ हो गया, इसी तरह से आपने शंकुला वो क्या किया, शलाका, शलाकया खंडः शलाकया काणः ये अर्थ किया। तो अब शलाका जो है तृतीयांत पद हो गया, इसी तृतीयांत पद के द्वारा प्राप्त अर्थ कौन हो गया, काणत्व। काण जो है अब यह है ही। तो अब ऐसी स्थिति में ध्यान दीजिए कि यहाँ पर में भी समास होना चाहिए, क्योंकि आपने तो यही तो कहा अभी कि तृतीयांत पद के द्वारा प्राप्त अर्थ जो जब वहाँ होगा वहाँ समास होगा। अभी तो आप कह रहे हो कि अक्षना काणा में काणत्व जो है रोग विशेष है, अब वो रोग विशेष आँख के द्वारा नहीं किया गया है, इसीलिए आँख के द्वारा नहीं किया गया है, इसीलिए वहाँ पर में काणत्व जो है तत्कृत अर्थ नहीं होने के कारण उसका समास नहीं होगा। लेकिन यदि प्रयोग आ गया कि नहीं भैया मैं तो कह रहा हूँ शलाका काणः शलाकया काणः इत्यर्थ, शलाका के द्वारा काणत्व कर दिया गया है, तो काणत्व जो है अब यह गुण हो गया, तृतीयांत पद के द्वारा कृत भी अर्थ हो गया। तो ऐसी स्थिति में अब इसका समास हो जाए। तो कहा नहीं, ये भी नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि तृतीयांत पद जो आपने क्या किया, शलाकया जो प्रयोग क्या आपने शलाकया किया, उस शलाकया के द्वारा आँख में आपने मारा, तो आँख में रहने वाला जो गुणधर्म विशेष है, जो काणत्व है, वह काणत्व आँख का धर्म है। वह काणत्व आपने काना नहीं किया, आपने आँख में छेद किया, आँख में मारा, तो आपने दृष्टि किसमें दी, उसमें। इसीलिए शलाका के द्वारा जो आँख काणत्व विशिष्ट जो अर्थ है, वह काणत्व विशिष्ट अर्थ प्राप्त नहीं हुआ। वह काणत्व जो रहने वाला धर्म कौन है, आँख में, और वो आँख में आपके द्वारा विधा गया जो शलाका के द्वारा किया गया कार्य है, तत्कृत कार्य कारण भाव वहाँ नहीं पहुँचेगा। इसीलिए वहाँ पर में कार्य कारण भाव नहीं होने के कारण मैं समझता हूँ कि वहाँ पर में शलाका काणा इत्यादि प्रयोग में ये समास नहीं होगा। तस्मात् कार्य कारण भाव भी होना चाहिए। तो इसीलिए आपने काणात्व में आँख थोड़ी मारा किस में है, आँख में मारा, तो अक्षी में होने से उत्पन्न जो कारणत्व धर्म है वह एक प्रकारांतर से प्राप्त हुआ। इसीलिए शलाका काणा इत्यादि स्थल में मुझे लगता है कि ऐसे वाक्यों का प्रयोग नहीं, जहाँ सीधा कार्य कारण भाव बैठेगा वहीं पर में होगा। तो शंकुला खंड इत्यादि स्थल में शंकुला के द्वारा किया गया जो वह टुकड़ा है, वह खंड अर्थ उसी से प्राप्त है, लेकिन काणत्व अर्थ जो है वह काणत्व अर्थ इस शंकुला के द्वारा प्राप्त अर्थ नहीं है। काणत्व उस शंकुला से प्राप्त जो कृत कार्य है वो नेत्र में है। तब नेत्र में रहने वाला जो दूसरा जो धर्म विशेष हो गया, उस धर्म विशेष के गुणवाची में डायरेक्ट कार्य कारण भाव नहीं होने से मुझे नहीं लगता कि यहाँ कार्य कारण भाव संपन्न होगा और जिससे ये समास होगा। अवगतम। तो इस तरह से यहाँ पर में इस सूत्र के द्वारा तृतीयांत पद का तत्कृतवाचक तत्कृत अर्थ गुणवाचक शब्द के साथ और अर्थ शब्द के साथ स्वतंत्र समास करता है, और ये सारे के सारे उदाहरण बनते हैं। चलिए, एक प्रसंग समाप्त हो गया और आज इसको यहीं विराम देते हैं। और हमारे संस्कृत जगत के एक बहुत अच्छे नैयायिक, और उनका हालांकि मेरा परिचय कुछ ही काल के लिए हुआ, लेकिन वो ऐसा काल के इतनी देर में, कम ही देर में, और इतना ऐसा प्रगाढ़ संबंध हो गया जिसके पीछे कुछ कारण था। ऐसे संस्कृत भारतम पे अत्यधिक विस्तृत वो व्यक्ति थे और समस्त संस्कृत जगत में प्रसिद्ध थे। महेश झा पस्टन के नाम खुद नैयायिक थे, तो उनका स्वर्गवास हो गया, जिसका संस्कृत भारतम पे चल रहा है। और 4 बजे से ही उनके बारे में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन है, तो हो सकता है मैं उसमें थोड़ी देर रहूँगा। तो हम इसको आधे घंटे का ब्रेक दे करके अब अगली जो कक्षा है वो अपन 4:30 बजे से उसको प्रारंभ करेंगे। देखता हूँ मैं बीच में 2 मिनट के लिए उसके साथ में जुड़ जाता हूँ, फिर अपन उसकी अगली कक्षा के साथ में वाक्य पद्यम को लेकर के आएंगे और उनको श्रद्धांजलि के साथ में अभी इस कक्षा को मैं यहीं विराम देता हूँ, फिर आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।